good morning to all of you. I'm Dr. Mehreen, going to conduct this session for the students of class 10th in history. Today, I'm going to take up your chapter number 6 entitled Post-Independence Era, Jammu and Kashmir on the Path of Modernization. But before discussing this chapter further in detail, let's have a quick recap of the earlier session. In our previous session, we have tried to discuss about the political scenario or political setup of Jammu and Kashmir after 1947. We have also gathered about the situation, how there arose a drastic shift in the administrative setup. Moreover, we have tried to focus on the circumstances which eventually led to the end of the Dogra rule after 1947 and finally led to the emergence of new form of government in Jammu and Kashmir in 1948. Moreover, we have talked about Naya Kashmir or New Kashmir Manifesto, that is why National Conference adopted Naya Kashmir Manifesto, but for the reasons behind its emergence and how it proved beneficial in the later period as well. और साथ ही साथ हमने ये बात भी की थी कि किसी भी स्टेट के लिए या किसी भी नेशन के लिए जो पॉलिटिकल कंडीशंस होती हैं वो क्या रोल प्ले करती हैं और वो कितनी इम्पॉर्टेंट होती हैं उस पर्टिकुलर नेशन के लिए या उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए. मोरओवर, हमने वाइडर कॉन्टेक्स्ट पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की भी बात की थी जम्मू एंड कश्मीर की, कि किस तरह इकोनॉमी में रिफॉर्म्स होने के बाद जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है, जिसमें हमने देखा कि लैंड रिफॉर्म्स ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. चाहे हम एग्रीकल्चर एक्सपेंशन की बात हमने की, चाहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात और अदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में ये किस तरह से हुई. लेकिन जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अबाउट टूरिज्म सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एट दैट वेरी पर्टिकुलर पीरियड. नाउ वी कैन से हियर दैट another important aspect pertaining to the field of economy in the state of Jammu and Kashmir at that very particular period was Kashmir Chalo campaign. इकोनॉमी को बूस्ट करने के क्षेत्र में सबसे इम्पॉर्टेंट एक कदम उठाया गया जम्मू एंड कश्मीर में, जिसका नाम रखा गया कश्मीर चलो कैंपेन. This was basically organized to boost the tourism and film industry, especially in the region of Kashmir. So, Kashmir Chalo campaign by the Bakshi Ghulam Muhammad's government boosted tourism and film industry in the region. ये बेसिकली ये कदम क्यों उठाया गया टूरिज़म और फिल्म इंडस्ट्री को जम्मू एंड कश्मीर में, स्पेशली इन द रीजन ऑफ कश्मीर में, इसको बूस्ट करने के लिए. तो ये बख्शी गुलाम मोहम्मद के टाइम पे ये हुआ और उनकी इस अचीवमेंट को बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है टूरिज़म के क्षेत्र में या फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में, कि फिल्म इंडस्ट्री वालों को किस तरह से पता चला कि कश्मीर एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक रीजन है जहाँ पर फिल्म्स जो हैं वहाँ पर शूट की जा सकती हैं. ऑल्सो एडवर्टीजमेंट्स वर यूज्ड टू पब्लिसाइज द स्टेट अचीवमेंट्स इवन इन द स्फीयर ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड इंडस्ट्री. Also, the entire administration was mobilized to take part in the campaign. देखिए, विज्ञापन जो है, एडवर्टीजमेंट्स जो हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आज भी. हमें अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी जगह के बारे में, जब तक हम उसका एडवर्टीजमेंट या विज्ञापन नहीं देखेंगे, हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं मिलेगी. तो उस टाइम पर भी, बख्शी गुलाम मोहम्मद की गवर्नमेंट के टाइम पर भी एडवर्टीजमेंट्स ने या विज्ञापनों
ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। बहुत सारे जो विज्ञापन थे वो पब्लिश कराए गए, क्या बताने के लिए, स्टेट की अचीवमेंट्स को बताने के लिए कि किस तरह से जो स्टेट है हर एक सेक्टर में, हर एक स्फीयर में आगे निकल रहा है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो एजुकेशनल सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो। सो इवन द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन took the lead role in propagating these developmental ideas to multiple audiences. अब देखिए डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ने उस टाइम क्या रोल प्ले किया। तो हम देखेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो उस टाइम पर था उसने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया फॉर द पब्लिसिटी पर्पस, फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ द रीजन। ऑल्सो उन्होंने जितने भी डेवलपमेंट को लेकर हमारी स्टेट में जितने भी आइडियाज़ थे उन्हें इस तरह प्रमोट किया और उन्हें जन जन तक पहुंचाया। आज भी अगर हम देखें तो एडवर्टीजमेंट्स जो हैं, विज्ञापन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। साथ ही साथ जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है वो भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ को पब्लिसाइज करने के लिए। मोरओवर द गवर्नमेंट लेड बाय बख्शी गुलाम मोहम्मद took important steps to promote tourism, which included opening up of publicity wings all over the country. अब ये publicity wings क्या होती हैं और इसको क्यों ओपन किया गया? पब्लिसिटी विंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम जो हैं हमारी स्टेट ने इनिशिएट किया और इसमें बेसिकली किस चीज़ की पब्लिसिटी, अपने रीजन के बारे में कि हमारे अपने जम्मू एंड कश्मीर में कितना टूरिज़म पोटेंशियल है, कौन कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जिनको हम जहाँ पर हम जा सकते हैं। डिफरेंट जितनी जगहें थी, जितनी स्टेट्स थी, बाकी स्टेट्स थी हमारी भारतवर्ष की, वहाँ पर क्या किया गया, ये पब्लिसिटी विंग्स जो हैं ओपन किए गए ऑल ओवर द कंट्री, पूरे के पूरे भारतवर्ष में। ऑल्सो इम्प्रूवमेंट इन द एयर सर्विसेज किए गए, एबॉलिशन ऑफ परमिट सिस्टम किया गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ यूथ हॉस्टल्स तक किए गए। मोर ओवर ए सीरीज ऑफ ट्रैवल गाइड्स वर प्रिंटेड and distributed through organizations like schools, universities and media throughout India and elsewhere. अब क्या किया गया, इसके बाद ट्रैवल गाइड्स जो हैं उनको प्रिंट करवाया गया। अगर आज भी आप कहीं जाते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट में घूमने के लिए, वहाँ पे आपको एक छोटा सा बुकलेट सॉर्ट ऑफ दिया जाता है जिसमें बताया जाता है कि ये प्लेस यहाँ से इतनी दूरी पर है, कौन सी प्लेस घूमने लायक है, कौन सी प्लेस रहने लायक है। तो उस टाइम पर जो बख्शी गुलाम मोहम्मद की गवर्नमेंट थी उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम इनिशिएट किया, ट्रैवल गाइड्स छपवाए गए और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया थ्रू द ऑर्गेनाइजेशंस लाइक स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, मीडिया थ्रू आउट इंडिया एंड एल्सवेयर। द government also built a tourist reception center in early 60s, with the result of which Kashmir came into media gaze about its beautiful landscape and handicrafts. इससे हुआ क्या बेसिकली, अब कश्मीर अपनी सीनिक ब्यूटी और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए लाइमलाइट में आने लगा। अब वो पूरे के पूरे भारतवर्ष में ही इसके लैंडस्केप्स और हैंडीक्राफ्ट के बारे में, पूरा भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया में इसका पता चलने लगा कि ये इसमें कितना टूरिज़म पोटेंशियल है इस जगह में एंड यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स कितने फेमस हैं। इवन मैनी ब्लॉकबस्टर मूवीज वर शॉट इन कश्मीर एंड प्लेसेस ऑफ नेचुरल अट्रैक्शन लाइक गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग एट्सेट्रा बिकेम फेवरेट डेस्टिनेशंस फॉर द पीपल ऑफ कंट्री एज वेल एज द वर्ल्ड। अब बहुत सारी जो थी मूवीज़, मीन्स फिल्म इंडस्ट्री भी हमारी स्टेट की तरफ आने लगी। बहुत सारी मूवीज़ जो थी हिट मूवीज़ की यहाँ
पर शूटिंग्स होने लगी, जिसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेसेस थी जो उनकी अट्रैक्शन की थी वो थी गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, या बहुत सारी ऐसी प्लेसेस जहाँ जहाँ उनको जो सीनरी अच्छी लगती थी वो वहाँ पर जो है शूटिंग कर लेते थे। तो अब हमने यहाँ कह सकते हैं कि टूरिज़्म की वजह से भी उस टाइम पर जम्मू एंड कश्मीर की इकॉनमी को बहुत बूस्ट मिला। अब जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कि किसी नेशन की या रीजन की प्रॉस्पेरिटी उसकी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर किस तरह बेस्ड होती है, लेकिन उस पर्टिकुलर रीजन का सोशल सेटअप कैसा था, वहाँ क्या क्या कल्चरल वैल्यूज़ थी, उन पर बात करना भी बहुत आवश्यक हो जाता है। साथ ही साथ ठीक उसी प्रकार जम्मू एंड कश्मीर में भी 1947 के बाद अगर हमने यहाँ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के बारे में बात की तो सोशल रिफॉर्म्स एट दैट वेरी पर्टिकुलर पीरियड जम्मू एंड कश्मीर में जो हुए उनका अपना ही एक महत्वपूर्ण स्थान था। तो यहाँ हम सबसे पहले ग्रोथ ऑफ मॉडर्न एजुकेशन स्पेशली इन द रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में स्टडी करेंगे। During Sheikh Mohammed Abdullah's regime, education was accorded top priority and viewed as the most important tool for meeting various challenges of the time and as an instrument for socio-economic transformation. शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के टाइम पर एजुकेशन के फील्ड में स्पेशली मॉडर्न एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी में रखा गया। मतलब कि जो एजुकेशन है वही एजुकेशन को ही एक ऐसा टूल माना गया जो डेवलपमेंट की तरफ ले जाएगा स्टेट को, और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सोसाइटी एज वेल एज इकोनॉमी की ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करेगा। मोरओवर about 35% of annual budget was spent on the expansion of rather education and development of educational infrastructure। जितना भी एनुअल बजट बनता था उसमें से 35% शेयर जो होता था वो एजुकेशन के ऊपर स्पेंड होता था, और उससे रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ थी, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, उन पर वो स्पेंड किया जाता था। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इवन ट्राइड टू पुट मोर फोकस ऑन द एग्रीकल्चरल एजुकेशन कंपल्सरी इन विलेज स्कूल्स। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने क्या किया कि जो एग्रीकल्चरल एजुकेशन है जो विलेज में गांव के स्कूल्स थे वहाँ पर कंपल्सरी कर दी, क्योंकि वहाँ पर लोग ज़्यादातर खेती करते थे और उन्हें एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ की जानकारी होना ज़रूरी था, उनको लगा, इसलिए उनके लिए वो वहाँ पर कंपल्सरी कर दी गई। ही स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, job oriented courses were introduced and special arrangements were made for female education। उनके टाइम पीरियड पर फीमेल एजुकेशन के लिए भी बात की गई, फीमेल एजुकेशन पर मोर फोकस किया गया, एंड एन इंटरमीडिएट कॉलेज एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स एस्टैब्लिश्ड इन श्रीनगर and Gandhi Memorial College for Women was established in Jammu. University of Jammu and Kashmir was established in 1948. The vision of modern education received further impetus during Bakshi Ghulam Muhammad's reign with the full financial backing of central government। हमारी स्टेट में मॉडर्न एजुकेशन के क्षेत्र में जो एक बूस्ट मिला वो मिला बख्शी गुलाम मोहम्मद के टाइम पर, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उनकी मदद की। Following are the main highlights of the state government's educational policy during that period. Salaries of teachers were significantly increased and education from primary to university level was made free। जो सैलरीज थी टीचर्स की उस टाइम पर उन्हें बढ़ाया गया और प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक की एजुकेशन को फ्री कर दिया गया। A network of educational institutions for primary, middle and higher education were opened and job-oriented education was also incorporated in curriculum.
Textbooks were provided to the poor students and steps were taken to develop languages like Kashmiri, Dogri and Bhoti apart from other regional languages. अब गरीब या पुअर बच्चों के लिए बहुत प्रावधान या प्रोविजंस रखे गए उनके टाइम की जो एजुकेशनल पॉलिसी थी। लाइकवाइज जो उन्हें टेक्स्ट बुक्स दी जाती थी वो उन्हें बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट दी जाने लगी एंड उन्हें सरकार की तरफ से पढ़ाई पूरी करने के लिए स्कॉलरशिप्स भी दी जाने लगी। Also, women education received special attention and there was an unprecedented increase in women's schools and colleges. वुमेन एजुकेशन पर मेन फोकस दिया गया उनके टाइम पर, और अगर हम देखें इस टाइम तक आते आते जो नंबर ऑफ स्कूल्स थे जो कि स्पेशली वुमेन के लिए बनाए जाते थे उसकी मात्रा भी बढ़ गई। Medical and engineering colleges were established in Srinagar. National Institute of Technology and Government Medical College were found during Bakshi's time. Now, अब हम यहाँ बात करेंगे कल्चरल पॉलिसी की। The programs of economic and social reforms were supplemented by cultural policy that aimed at promoting a liberal, modern and tolerant outlook. जितनी भी सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होती हैं किसी भी स्टेट में, स्पेशली अगर हम यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की ही बात कर रहे हैं तो उसे हम एलूफ में नहीं पढ़ सकते। मतलब उस पर्टिकुलर रीजन की कल्चरल वैल्यूज़ या कल्चर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। Besides promoting and preserving the composite culture of the state, it also tried to promote a bond between Jammu and Kashmir and rest of the India. यहाँ का जो जम्मू एंड कश्मीर का अपना एक कंपोजिट कल्चर है और यहाँ का जो कल्चर है वो एक बॉन्ड बनाता है पूरे के पूरे देश के साथ। मतलब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एंड रेस्ट ऑफ इंडिया शेयर्ड कल्चरल बॉन्ड बिटवीन each other. While this process is started under Sheikh Mohammed Abdullah, it was expanded under Bakshi Ghulam Muhammad in order to materialize the cultural aims of Naya Kashmir Manifesto. ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के टाइम पर, बट इसे बढ़ावा मिलता है बख्शी गुलाम मोहम्मद के टाइम। और साथ ही साथ अगर आपको याद होगा तो नया कश्मीर मैनिफेस्टो में हमने कल्चरल एलिमेंट्स को बढ़ावा देने की बात की थी, तो अब हम उसे प्रैक्टिकलिटी में इस टाइम पर देख सकते हैं। अगर हम कल्चरल एस्पेक्ट्स को देखें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था कल्चरल फ्रंट। Cultural Front was an organization which contributed to the development of cultural ethos. Writers affiliated with Cultural Front traveled throughout the region holding drama and theatre programs and activities on themes pertaining to social change, unity, status of women, etc. in villages and small towns. कल्चरल फ्रंट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने कल्चरल एथॉस को, कल्चरल वैल्यूज़ को प्रमोट करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। जो लेखक इस कल्चरल फ्रंट के साथ जुड़े हुए थे उन्होंने जगह जगह जाकर, गांव-गांव में, शहर शहर में जाकर ड्रामास परफॉर्म किए, थिएटर किए, ताकि जो जम्मू एंड कश्मीर का कल्चर है वो पॉपुलर हो सके डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट स्टेट्स में, पूरे के पूरे देश में और इवन बाहर भी। Cultural Front was known as Cultural Congress in 1949. Also, in 1956, Jammu and Kashmir government hosted first ever festival of Jashn-e-Kashmir, which was held throughout the region. It intended to bring to light many aspects of Kashmiri culture and served as a vehicle of contact between Kashmir and rest of India. It includes regional theatre, music, poetry, dance, etc.
जश्न कश्मीर जो कि एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था, उसने एक सपोर्ट सिस्टम की तरह या आप कहें एक व्हीकल की तरह एक्ट किया ताकि कश्मीर के कल्चर का कांटेक्ट रेस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट के साथ हो सके। इसमें भी थिएटर, म्यूज़िक, पोइट्री, डांस ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। Furthermore, government established Jammu and Kashmir Academy of Art, Culture and Languages in both the regions of the state in 1958. Government ने जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस को बनाया, की स्थापना की बोथ द रीजन्स में, मीन्स जम्मू रीजन में एंड कश्मीर रीजन में इन 1958. All cultural activities in the region effectively came under the purview of Cultural Academy. जो भी यहाँ पे cultural activities perform की जाती थी, कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस में जो एक्टिविटी भी परफॉर्म की जाती थी उसको किस में रखा जाता था, किस कैटेगरी में, कल्चरल एकेडमी के साथ वो एसोसिएटेड होती थी। एंड दिस ऑल कल्चरल एक्टिविटीज़ इन द region effectively came under the purview of Cultural Academy, which also developed ties with Sahitya Academy, New Delhi. So this is all about your chapter Post-Independence Era, Jammu and Kashmir on the Path of Modernization. In this chapter, we have studied about the political scenario or the political setup of Jammu and Kashmir state after 1947. We have also gathered about the situation, how there arose a drastic shift in the administrative setup of Jammu and Kashmir. We have also discussed about the socio-economic changes that occurred in Jammu and Kashmir between 1947 to 63, which primarily involves the governance, planned economy, state building activities, agrarian reforms, education, and other developmental programs that were initiated under the Naya Kashmir Manifesto. Moreover, we have also studied about the developmental activities that were initiated by Sheikh Mohammed Abdullah and were actually given practical shape during the time of Bakshi Ghulam Muhammad. Thus, in the end, we can conclude that the policies and the programs of the state government during this period improved standard of living, increased financial and economic integration with India. All these measures improved agriculture, industry and created employment in the state.